विद्यार्थियों, सांख्य कारिका के विषय में अध्ययन कर रहे हैं और 13 कारिकाएं हमने पढ़ी, जिसमें हमने देखा महत्वपूर्ण बातें जो हैं। एक तो सत्कार्यवाद, कार्य सत है, उसके 5 सिद्धांत हमने देखे जो आपको याद रखने हैं। व्यक्त और अव्यक्त यानी प्रकृति और उसके विकार हैं, उसके जो समान विशेषताएं हैं वो ध्यान में रखनी है और अलग अलग विशेषताएं हैं वो ध्यान में रखती। और पुरुष किस प्रकार का है, व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न प्रकार की जो पुरुष की विशेषताएं हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। अब कारिका नंबर 14 है। 14वीं कारिका में जो कुछ भी नहीं है विशेष, तो अविवेक के आदि सिद्धि त्रय गुण्यातक विपर्य अभावात। इसमें ये बताया है कि जो व्यक्त एवं अव्यक्त है यानी प्रकृति और उसके विकार हैं, उनमें अविवेकित्व आदि गुण हैं और पुरुष इन सब के विपरीत है। अब प्रकृति की सत्ता बता रहा है वो, तो प्रकृति की सत्ता के विषय में हमें ध्यान रखना है कि प्रकृति है अव्यक्त। अव्यक्त यानी प्रकृति प्रधान, अव्यक्त की सिद्धि। 15वीं कारिका देखिए, अव्यक्त की सिद्धि, अव्यक्त यानी प्रधान और इसी को प्रकृति कहते हैं। कोई भी नाम आपसे परीक्षा में दे सकता है वो। तो अव्यक्त की सिद्धि के क्या कारण हैं, यानी अनुमान से होती है ना। प्रकृति और पुरुष की सिद्धि तो अनुमान प्रमाण से होती है। तो अनुमान प्रमाण से हमें कैसे पता चलेगा कि प्रकृति है, हम कैसे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रकृति है, उस बात को यहाँ पर समझाया गया है कि प्रकृति है, इसके कितने कारण हैं, हमें कैसे अनुमान लगेगा कि प्रकृति है। तो वो 5 जो बातें इसमें बताई हैं वो क्या हैं। भेदानाम परिमाणात, पहली है भेदानाम परिमाणात, दूसरा है समन्वयात, तीसरा है शक्तितः प्रवर्ते। भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवर्ते। इसके अलावा कारण कार्य विभागात और वैश्वरूपस्य अविभागात। ये प्रकृति के होने के 5 अनुमान हैं, 5 कारण हैं। इन 5 कारणों से हमें पता चलता है कि प्रकृति है। ठीक है, मतलब वो आपसे पुरुष के बारे में, प्रकृति के बारे में, उस सत्कार्यवाद के बारे में, उनकी सत्ता के जो जो कारण हैं उनमें से दे देगा और फिर एक उसमें से भिन्न देगा। इस तरह से आपकी गलती हो जाएगी। तो इन चीजों को आपको ध्यान से देखना है। तो अव्यक्त की सिद्धि, प्रकृति की सिद्धि के 5 कारण है। देखो, भेदा नाम, इनको रटना नहीं है, रटोगे तो कितना रटोगे, इनको समझना है कि प्रकृति है। इस बात का हमें पता किन चीजों से लगता है। भेदा नाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवर्ते, कारण कार्य विभागात। देखो यहाँ पर कारण कार्य विभागात है, वो ऑप्शन में दे देगा कारण कार्य अविभागात, तो वो गलत हो जाएगा। फिर कारण कार्य विभागात और वैश्वरूपस्य अविभागात। यहाँ पर वैश्वरूपस्य विभागात नहीं है, अविभागात है। देखें, यही इस कारिका में बात कही गई है। भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवर्तेश्च, कारण कार्य विभागात, अविभागात, वैश्वरूपस्य। ठीक है, भेदानाम परिमाणात, समन्वयात, शक्तितः प्रवर्ते, कारण कार्य विभागात, वैश्वरूपस्य अविभागात। इन 5 चीजों से हमें पता चलता है कि प्रकृति है, अव्यक्त है, यानी प्रकृति की सत्ता है, प्रधान की सत्ता है। तो क्या कह रहे हैं 5 कारण, इनको समझिए। भेदानाम परिमाणात से क्या मतलब है कि प्रकृति के जो भेद हैं, प्रकृति के कौन से भेद, जो प्रकृति से उत्पन्न हुए 23 भेद, प्रकृति के जो 23 विकार उत्पन्न हुए हैं, उन 23 विकारों से
23 विकारों के परिमाण से, उन 23 विकारों के माप से हमें पता चलता है कि प्रकृति है। तो पहली बात है, प्रकृति के भेदों को, प्रकृति के विकारों को देखकर हमें महसूस होता है कि प्रकृति है। तो भेदानाम परिमाणात, पहला इसका प्रकृति के सिद्ध होने का पहला सिद्धांत हो जाएगा भेदानाम परिमाणात। ठीक है। दूसरा है समन्वयात। समन्वयात का मतलब है कि जो प्रकृति के विकार है ना, उनमें और स्वयं प्रकृति में समन्वय है, यानी वो उसके समान ही है। प्रकृति के विकार और स्वयं प्रकृति आपस में समान है, आपस में उनमें समन्वय है, इसलिए हमें पता चलता है कि प्रकृति की सत्ता तो है। इससे हमें अनुमान लगता है कि प्रकृति के जो संतान है, प्रकृति के जो 23 विकार हैं, वो प्रकृति के समान ही है। इसलिए इस समन्वय के कारण हमें दिखाई देता है कि प्रकृति है। शक्तितः प्रवृत्ति, शक्तितः प्रवृत्ति का मतलब है सामर्थ्य की प्रवृत्ति, यानी इन 23 विकारों को उत्पन्न करने वाला कोई कोई तो है, और ये 23 विकार जो हैं, इनको उत्पन्न करने की शक्ति किसमें है? सिर्फ प्रकृति में है। इसलिए उस सामर्थ्य शक्ति को देखकर हम कह सकते हैं कि प्रकृति की सत्ता है। फिर है कारण कार्य विभागात। कारण और कार्य को जब हम अलग करते हैं, प्रकृति और उसके कार्यों को जब हम अलग करते हैं, तो आपस में उनमें समानता दिखाई देती है। उनको अलग अलग करने पर भी उन्हें समानता, वो हमें समान दिखाई देते हैं। इसलिए कारण और कार्य का विभाग करने पर हमें पता चलता है कि प्रकृति है। फिर वैश्व से अविभागात, कि प्रकृति के ये सारे तत्व वैश्व से अविभागात हैं, यानी वापस अपने कारण में विलीन हो जाते हैं, वापस प्रकृति में विलीन हो जाते हैं। इस बात से हमें पता चलता है कि ये प्रकृति से ही उत्पन्न हुए हैं, इसलिए प्रकृति है। ये 5 कारण प्रकृति की सत्ता के विषय में है। भेदानाम परिमाणात, प्रकृति के भेदों को देखकर हमें पता चलता है कि प्रकृति है। समन्वयात, जो प्रकृति के कारण है उनमें और प्रकृति में समन्वय दिखाई देता है, इसलिए प्रकृति है। शक्तितः प्रवृत्ति, इनको उत्पन्न करने का सामर्थ्य प्रकृति में ही होता है, इसलिए प्रकृति है। और कारण कार्य विभागात, कारण प्रकृति और उसके जो कार्य हैं उनको अलग करने पर हमें पता चलता है कि प्रकृति है। और वैश्व रूप से अविभागात, ये कार्य वापस अपने वैश्व रूप में विलीन हो जाते हैं, उससे अविभक्त हैं, इसलिए हमें पता चलता है कि इन सब का कारण प्रकृति है। तो ये प्रकृति की सत्ता को सिद्ध करने वाले 5 कारण हैं, और इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो महत्वपूर्ण बातें हैं उन्हीं को देख रहे हैं हम, जहां से प्रश्न बनता है। अब प्रकृति की सत्ता को सिद्ध तो कर दिया, आगे वाली कारिका में 16वीं कारिका में उन्होंने बताया है प्रकृति कैसी है। कारणम अस्ति अव्यक्तम, कारणम अस्ति अव्यक्तम है ना, यहाँ पर यण संधि हो गई, कारणम अस्ति अव्यक्तम ऐसे हो जाएगा। कारणम अस्ति व्यक्तम, कारणम अस्ति अव्यक्तम, कि अव्यक्त जो है प्रकृति है वो किस प्रकार की है? कारण है। आपसे प्रश्न पूछेगा कारणम किम अस्ति, कारण कौन है सबका? तो कारण सबका अव्यक्त है, प्रकृति है, प्रधान है, सबका कारण अव्यक्त है। सभी जो व्यक्त हैं उनका कारण क्या है? अव्यक्त है। पर्टिकुलर शब्द भी आपको ध्यान में रखना है, कारणम किम अस्ति अव्यक्तम। फिर अव्यक्त जो है प्रकृति जो है वो क्या है? कारण है, पहली बात तो। फिर परिवर्तते त्रिगुणतः समुदयात् च, वो अपने कार्य में परिवर्तते, परिवर्त कैसे होती है? त्रिगुणतः समुदयात् च परिवर्तते, जो 3 गुण हैं, त्रिगुण हैं, सत्व रज और तम जो हैं, उनके समुदाय से, उनके मिलने से प्रकृति अपने कार्य में परिवर्तित होती है। तो प्रकृति किसके द्वारा अपने कार्य में प्रवृत्त होती है? त्रिगुणों के समुदाय से। फिर पूछा है परिणामतः सलिलवत प्रति गुण आश्रय विशेषात, प्रति गुण आश्रय विशेषात, कि प्रत्येक गुण का आश्रय लेने पर प्रकृति कभी सत्व गुण का आश्रय लेती है, कभी रजोगुण का, कभी तमोगुण का। तो प्रति गुण आश्रय विशेषात, अलग अलग गुणों को आश्रय लेने के कारण उसके प्रकृति के जो परिणाम है
प्रकृति जो कार्य करती है वो किस प्रकार होते हैं? सलिलवत। प्रकृति के परिणाम किस प्रकार के हैं? आपसे प्रश्न पूछेगा प्रकृति का परिणाम क्या है, प्रकृति के परिणाम हमें किस प्रकार प्राप्त होते हैं? परिणामतः है कि पहले प्रकृति या अव्यक्त फिर रिक्त स्थान देगा परिणामतः है। प्रकृति किस तरह के परिणाम देती है, किसके समान परिणाम देती है? तो सलिलवत, जल के समान परिणाम देती है। देखो जल है, उसमें कभी किसी प्रकार की नदी मिलती है, कभी कौन सी नदी आकर मिलती है, तो उसका पानी कभी ज्यादा खारा हो जाता है, कभी मीठा हो जाता है, तो अलग अलग परिणाम देती है ना। वैसे ही प्रकृति में कभी सत्व गुण मिलता है, कभी रजो गुण मिलता है, कभी तमो गुण मिलता है, तो अलग अलग परिणाम देती है। तो प्रकृति के परिणाम किस प्रकार के हैं? सलिलवत। देखिए यहाँ से कैसे कैसे प्रश्न बनेगा। ये तो अव्यक्त की सिद्धि बता दी उसने। अब प्रकृति प्रवर्तना, प्रकृति किस प्रकार की है, प्रकृति किस प्रकार के परिणाम देती है? प्रकृति प्रवर्तना, प्रकृति किस प्रकार की है, ये बात हमें यहाँ बताई है। देखें, अव्यक्तम कारणम अस्ति, प्रकृति किस प्रकार की है? अव्यक्त ही तो प्रकृति है ना। अव्यक्तम किम अस्ति? कारणम अस्ति। कारणम किम अस्ति? अव्यक्तम कारणम अस्ति। प्रकृति सबका कारण है, अव्यक्त सबका कारण है। फिर है किन के द्वारा प्रवृत्त होती है? त्रिगुणतः है, समुदयात प्रवर्तते। त्रिगुण समुदाय से प्रवृत्त होती है। ये जो प्रकृति है वो त्रिगुणों के समुदाय से प्रवृत्त होती है। और तीसरी बात बताई है कि किनका आश्रय लेती है? अलग अलग गुणों का आश्रय लेती है। प्रति गुण आश्रय विशेषात, विशेष रूप से अलग अलग गुणों का आश्रय लेने के कारण किस प्रकार के परिणाम प्रकृति देती है? प्रकृति के परिणाम किस प्रकार होते हैं? सलिलवत। इसमें 3 प्रश्न बनते हैं। कारणम किम अस्ति, कारण कौन है? प्रकृति है, अव्यक्त है। प्रकृति कया प्रवर्तते, प्रकृति किनके द्वारा प्रवृत्त होती है? त्रिगुण समुदयात प्रवर्ते। और प्रकृति किस तरह से परिणाम देती है? प्रकृति प्रति गुण आश्रय विशेषात सलिलवत परिणामतः है, जल के समान परिणाम देती है। चलिए अगली कारिका में, अब प्रकृति की बात हो गई, अब वो पुरुष की बात करते हैं। 3 ही चीजें तो है, व्यक्त, अव्यक्त और ज्ञेय यानी पुरुष। तो अव्यक्त के बारे में बातचीत हो गई, प्रकृति के बारे में बातचीत हो गई। अब वो ज्ञेय के विषय में बता रहे हैं, वो पुरुष के विषय में बता रहे हैं। सबसे पहले बता रहे हैं कि हम कैसे अनुमान लगाएंगे कि पुरुष है। पुरुष की सत्ता के वही 5 कारण बताए हैं जिस तरह से प्रकृति के बताए हैं। तो इनको समझ लोगे तो बहुत आसानी रहेगी आपको, बाकी सारे के सारे मिक्स हो जाएंगे। तो पुरुष की सिद्धि कैसे है, पुरुष की सिद्धि का अनुमान हम कैसे लगाएंगे? देखो, पुरुष की सिद्धि के विषय में अनुमान कारिका में कहा है संघात प्रार्थत्वात्। संघात प्रार्थत्वात्, संघात प्रार्थत्वात् का मतलब है संघ या संघ यानी समूह है। किसका समूह है? जो प्रकृति ने उत्पन्न किए हैं ना 23 विकार, उनका जो संघ है वो किसके लिए है? वो खुद तो नहीं है, जो भी कोई चीज है उसको बनाने वाला तो नहीं खाएगा, जो बना रहा है वो तो नहीं खाएगा, दूसरों के लिए बनाएगा। तो प्रकृति ने जो संघ उत्पन्न किया है, वो जो संगठन उत्पन्न किया है, प्रकृति ने जो 23 तत्वों का संघ बनाया है, वो परार्थत्वात्, वो परार्थ के लिए है, दूसरों के लिए है।
अब दूसरों के लिए किसके लिए है? पुरुष के लिए है, जीवात्मा के लिए है। तो परार्थत्वात् दूसरों के लिए, इससे हमें पता चलता है कि पुरुष है, क्योंकि प्रकृति ने जो कार्य बनाए हैं, जो विकार उत्पन्न किए हैं, जो कार्य किए हैं, वो किसी दूसरे के लिए किए हैं, और उनको भोग करने वाला दूसरा कौन होगा? पुरुष ही होगा। तो पहला कारण तो क्या है पुरुष की सिद्धि का? संघात परार्थत्वात्, कि प्रकृति के द्वारा उत्पन्न किए गए जो कार्यों का संग है वो परार्थ के लिए है, इसलिए वो पुरुष के लिए ही है। ठीक है। दूसरी बात उन्होंने कही है त्रिगुण आदि विपर्ययात्, कि त्रिगुण से विपरीत होने के कारण, त्रिगुणों का अभाव होने के कारण, यानी कुछ ऐसी भी चीजें हैं उनमें तीनों गुणों का अभाव है। अब हमने पढ़ा था कि प्रकृति यानी अव्यक्त और व्यक्त, प्रकृति और उसके कार्य जो हैं 23, उन 24 लोगों में तो त्रिगुणों का अभाव नहीं है, वो तो मतलब तीनों गुणों से युक्त है। हमने पढ़ लिया प्रकृति और उसके 23 जो व्यक्त हैं वो तो तीनों गुणों से युक्त हैं। अब तीनों गुणों से अभाव वाला कौन पैदा हो गया? जिसमें तीनों गुणों का अभाव है तो वो तो पुरुष ही होगा। तो तीनों गुणों का अभाव होने के कारण हमें पता चलता है कि ये पुरुष है। तो अगला जो कारण हो गया त्रिगुण आदि विपर्ययात्, त्रिगुण का अभाव होने के कारण हम कह रहे हैं कि ये पुरुष है। तीसरा कारण उन्होंने बताया अधिष्ठानात्, यानी अधिष्ठानात् का मतलब है जो, जैसे अधिष्ठाता का मतलब है प्रेरक। जैसे कोई रथ है उसको चलाने वाला जैसे सारथी होता है, या कोई भी जड़ वस्तु है उसको चलाने वाला, उससे कार्य कर लेने वाला भी तो कोई होना चाहिए, उसको कहते हैं अधिष्ठाता। तो सारी वस्तुएं जो प्रकृति ने उत्पन्न की है वो तो जड़ हैं, अचेतन है। अब उनका अधिष्ठाता कोई न कोई तो होगा, तो अधिष्ठाता कौन होगा? पुरुष ही होगा। तो अधिष्ठाता की प्रवृत्ति होने के कारण हम कह सकते हैं कि ये पुरुष ही है, ये जीवात्मा ही है। फिर आगे कह रहे हैं पुरुषो अस्ति, पुरुष है भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात् यानी भोग की भावना होने के कारण, उपभोग की भावना होने के कारण। जो प्रकृति है उसके 23 तत्व हैं वो तो जड़ हैं, अब उनका उपभोग करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, तो उपभोग की भावना होने के कारण ये पुरुष कहलाएगा। तो भोक्तृभावात्, भोक्तृभावात्। फिर अगला है कैवल्यार्थम प्रवर्ते च, कैवल्य यानी मोक्ष, मोक्ष की प्रवृत्ति होने के कारण। अब प्रकृति और उसके 23 तत्वों को तो मोक्ष चाहिए नहीं, अब मोक्ष की प्रवृत्ति किस में होगी? पुरुष में होगी। तो मोक्ष की प्रवृत्ति होने के कारण हम अनुमान लगा सकते हैं कि ये पुरुष है। कैवल्यार्थम प्रवर्ते, ये 5 कारण हमें कह रहे हैं कि पुरुष है। 5 कारण पहले प्रकृति से संबंधित हमने पढ़े, वेदानाम परिमाणात् समन्वयात् आदि। अब पुरुष के विषय में 5 प्रमाण पढ़ रहे हैं, जो कौन कौन से हैं? संघात परार्थत्वात्, संघात परार्थत्वात्, ठीक है। दूसरा त्रिगुण आदि विपर्ययात्, तीसरा अधिष्ठानात्, चौथा भोक्तृभावात्, और 5वां कैवल्यार्थम प्रवर्ते। यानी ये 5 कारण कह रहे हैं कि पुरुष है। अब इनमें देखिए त्रिगुण आदि अविपर्ययात् कर देगा वो, और भोक्तृ अभावात् कर देगा, तो इस तरह से आपको कहीं ना कहीं वो गलत ऑप्शन देगा। तो ध्यान रखिएगा, इनको अच्छे से समझ लेंगे ना तो फिर ठीक रहेगा। अगली कारिका में सिद्ध किया है कि पुरुष एक है या बहुत सारे हैं। देखो जो जीवात्मा है, जो आत्मा है, वो एक ही है सब में या अलग अलग है? इस बात को सिद्ध किया है कि अगर आत्मा एक ही होती, जीवात्मा एक ही होती तो क्या होता? जनन मरण करना नाम, यानी उनका जन्म जो है, एक के जन्म होने से सबका जन्म होता, मरण एक के मरने से सब मर जाते,
और सभी की इंद्रियां भी एक साथ चलती, एक चलता तो सब चलते, एक खाना खाता तो सब खाना खाते, एक हंसता तो सब हंसते, एक देखता तो सब देखते। तो पुरुष एक तो नहीं है, जीवात्मा एक तो नहीं है, बहुत्व है। पुरुष बहुत्व का सिद्ध किया है यहाँ पे उन्होंने कहा है कि पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने वाली बातें, 3 बातें पुरुष बहुत्व को सिद्ध करने वाली हैं। वो भी आपसे प्रश्न पूछेगा कि निम्न में से किस बात से पुरुष बहुत्व का सिद्ध होना होता है, कि पुरुष बहुत सारे हैं, इस बात का अनुमान किससे लगता है। तो एक तो उन्होंने बताया कि जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, कि जन्म मरण और करण यानी इंद्रियों के विभिन्नता के कारण, यानी उनका जन्म लेना मरना और शरीर हाथ पैर आदि जो इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, उनकी अलग अलग विभिन्न प्रवृत्ति होने के कारण, कि सब व्यक्ति अलग अलग कार्य करते हैं, अलग अलग समय पे जन्म लेते हैं, अलग अलग मरते हैं। इससे सिद्ध होता है कि पुरुष एक से अधिक हैं, बहुत्व है। पहली बात तो उन्होंने ये बताई। दूसरी उन्होंने ये बताई अयुगपत प्रवर्ते। युगपद का मतलब होता है साथ साथ, और अयुगपद का मतलब साथ साथ नहीं होना। तो सभी जो पुरुष हैं, सभी जो आत्मा है, सभी जीवात्मा है, उनकी प्रवृत्ति साथ साथ है कि अलग अलग है, यानी सभी का जो चलना फिरना उठना बैठना कार्य करना सभी साथ साथ थोड़ी होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो सभी पुरुषों की प्रवृत्ति किस प्रकार की है, अयुगपत है, युगपत नहीं है, साथ साथ नहीं है। तो अयुगपत प्रवृत्ति। और फिर तीसरा उन्होंने बताया त्रिगुण आदि विपर्ययात, कि उनमें जो त्रिगुण है, सत्व रजतम की मात्रा है, वो अलग अलग रहती है, एक समान नहीं रहती। जैसे ऋषि मुनि है, उनमें सत्व गुण प्रधान रहता है, राजा आदि में रजोगुण प्रधान रहता है, और अन्य जो मूढ़ लोग हैं उनमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। तो तीनों गुण की विभिन्नता भी ये तय करती है कि पुरुष बहुत्व है। ठीक है, तो पुरुष बहुत्व ये कारिका बताई है। जनन मरण करना नाम प्रति नियमात अयुगपत प्रवर्ते, वो आपको ऑप्शन में देगा युगपत प्रवर्ते। इसमें देखो कारिका में द में से ए नहीं निकालोगे तो क्या हो जाएगा, इसको आप पढ़ लोगे युगपत प्रवर्ते। युगपत प्रवर्ते नहीं है, जनन मरण करना नाम प्रति नियमात, फिर अयुगपत प्रवर्ते। ध्यान देना यहाँ पे युगपत प्रवर्ते देगा तो ऑप्शन गलत होगा। वो जनन मरण करना नाम प्रति नियमात अयुगपत प्रवर्ते, यानी सभी पुरुषों की युगपत प्रवृत्ति थोड़ी है, साथ साथ प्रवृत्ति थोड़ी है, सभी कार्यों में अलग अलग प्रवृत्ति है, इसलिए अयुगपत प्रवर्ते पुरुष बहुत्वम सिद्धम, पुरुष बहुत्व सिद्ध होता है। एक तो जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात अयुगपत प्रवर्ते, और त्रैगुण्य विपर्यायात, तीनों गुणों की विभिन्नता होने के कारण हमें पता चलता है कि पुरुष बहुत्व है। तो पुरुष बहुत्व सिद्धि के ये 3 कारण हैं जो सिद्ध करते हैं कि पुरुष एक नहीं है, बहुत सारे हैं। पुरुष बहुत्व की सिद्धि जो मैं बोर्ड पे लिख रही हूँ वो ही कारिकाएं इंपॉर्टेंट है और वहीं से प्रश्न पूछा जाएगा। जनन मरण करना नाम प्रतिनियमात, जन्म लेने मरने और इंद्रियों की गति की विभिन्नता होने के कारण सभी लोगों का जन्म लेने का भी समय अलग अलग है, मरने का भी समय अलग है, और इंद्रियों द्वारा काम करने का समय भी अलग अलग है। दूसरा है अयुगपत प्रवर्ते, और तीसरा है ये त्रैगुण्य विपर्यायात, ये दोनों में है, पुरुष की सिद्धि में भी है और इसमें भी है, ध्यान रखना ये दोनों में सेम है। ये दोनों जगह काम आ रहा है। त्रैगुण्य विपर्यायात, तीनों गुणों की विभिन्नता सभी लोगों के होने के कारण सिद्ध होता है कि पुरुष अलग अलग है। ठीक है, आगे वाली कारिका जो है इसमें भी पुरुष का स्वभाव बताया है, पुरुष का धर्म यानी पुरुष किस प्रकार का है, यही लिख देती हूँ।
एक तो तस्मात् च विपर्यासात्, कि पुरुष है उनसे विपरीत है। तस्मात्, कस्मात् विपर्यासात्, व्यक्त अव्यक्तात्, पुरुष है वो व्यक्त और अव्यक्त से, प्रकृति और उसके तत्वों से भिन्न है, विपरीत है। ये हमने देखा ही था कि त्रिगुण, अविवेकी, अचेतन, विषय, ये सारे गुण किस में थे? व्यक्त और अव्यक्त में थे, और पुरुष उनसे विपरीत था। ठीक है, तो त्रिगुण ने मतलब अव्यक्त अव्यक्तात् विपर्यासात्, पहली जो पुरुष की विशेषता है वो क्या है? व्यक्त अव्यक्तात् विपर्यासात्, पुरुष किस प्रकार का है? व्यक्त और अव्यक्त से भिन्न है। दूसरी बात, साक्षित्वम पुरुषस्य सिद्धम, और ये विपरीत होने के कारण पुरुष का साक्षित्व सिद्ध होता है। पुरुष किस प्रकार का है? साक्षी है, प्रकृति के प्रत्येक कार्य का साक्षी कौन है? पुरुष है, साक्षित्व का गुण है इसमें। फिर कैवल्यम, कैवल्य की ओर प्रवृत्त है पुरुष, मोक्ष प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहा है। माध्यस्थम, मध्यस्थता करता है, प्रकृति और उसके कार्यों के बीच में मध्यस्थ करता है पुरुष। और दृष्टत्व का गुण है, यानी प्रकृति के सभी कार्यों को देखता रहता है। और फिर कर्तृत्व नहीं है, ये अकर्तृत्व है। पुरुष में किस प्रकार का गुण है? अकर्तृत्व का गुण है। 19वीं कारिका देखिए, तस्मात् च विपर्यासात् सिद्धम साक्षित्वम पुरुषस्य कैवल्यम माध्यस्थ्यम दृष्टित्वम अकर्तृभावस्य। ठीक है, ये गुण है पुरुष में। एक तो व्यक्त और अव्यक्त से विपरीत है, दूसरी बात साक्षी है, कैवल्य की ओर प्रवृत्त है, माध्यस्थ है, दृष्टित्व है और अकर्तृत्व है। यानी अकर्तृत्व का मतलब वो कुछ कार्य नहीं करता है, किसी को उत्पन्न नहीं करता। प्रकृति और उसके विकार तो एक दूसरे को उत्पन्न करते हैं, लेकिन पुरुष किसी को उत्पन्न नहीं करता, इसलिए अकर्तृत्व का गुण इसमें है। ठीक है, ये पुरुष का स्वभाव है। अगली कारिका ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लो इसको। तस्मात् तत् संयोगात्, कि तत् संयोगात्, उनसे संयोग करने के कारण, यानी पुरुष है वो किन से संयोग करता है? प्रकृति से संयोग करने के बाद, कस्मात् संयोगात्, किससे संयोग करेगा? प्रकृति से। प्रकृति से संयोग करने के बाद अचेतनम चेतनावत इव लिंगम, कि जो अचेतन है ना, जब पुरुष और प्रकृति का संयोग हो जाता है तो जो अचेतन प्रकृति और उसके लिंग, 23 जो लिंग है वो चेतनावत कार्य करने लग जाते हैं, कि वो भी पुरुष की तरह चेतन हो जाते हैं जब उनका संयोग हो जाता है। तो गुण कर्तृत्वे अपि, और कर्तव्य भवति उदासीन है, जो उदासीन पुरुष है, जो अकर्तृत्व भाव वाला पुरुष है, वो कर्ता की भांति कार्य करने लग जाता है और उसमें कर्तृत्व का गुण उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे वाली कारिका में बताया है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग क्यों होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कारिका है। देखिए यहाँ से बहुत बार प्रश्न आया है कि पुरुष और प्रकृति का संयोग क्यों है, किस लिए है। इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं 20वीं कारिका में। देखो इसको ऐसे समझो, पुरुष प्रकृति से संयोग क्यों करता है। एक बार ऐसा बताया है कि जो पुरुष है ना, वो तो है पंगु के समान, पुरुष पंगु के समान है, लंगड़े के समान है, चल नहीं पाता, मोक्ष तक अपने आप चलकर नहीं जा सकता है। प्रश्न पूछेगा पंगुवत क्या है, लंगड़े के समान कौन है, तो पुरुष है। पहला प्रश्न तो यही बनेगा। आप ऐसे याद करो, पुरुष के नीचे ओ की मात्रा है, मतलब वो लंगड़ा है, उसके पैर पे लगी हुई है। ठीक है, तो पुरुष कैसा है, पंगुवत है। दूसरी ओर प्रकृति अंधी है, एक लंगड़ा है, दूसरा अंधा है, तो प्रकृति को दिखाई नहीं देता कुछ भी। अंधवत क्या है, प्रकृति। प्रश्न पूछेंगे पंगुवत क्या है, पुरुष, और अंधवत क्या है, प्रकृति। प्रकृति पुरुष प्रकृति संयोग है,
पुरुष प्रकृति संयोग है कीदृश है, पुरुष और प्रकृति का संयोग किस प्रकार है, पंगु अंधवत, पंगु अंधवत, पंगु और अंधे के समान है। अगला प्रश्न ये बन जाएगा। अब एक तो अंधा है, एक तो लंगड़ा है, दूसरा अंधा है, तो दोनों मिलकर के जाते हैं। जो अंधा है वो लंगड़े को अपने कंधों पे बिठा लेता है और वो उसे मोक्ष तक ले जाता है। यानी पुरुष की आंखें उपयोग में आती हैं, प्रकृति के पैर उपयोग में आते हैं। और पुरुष और प्रकृति का संयोग किस लिए होता है, पुरुष तो प्रकृति को रास्ता दिखाने के लिए उससे संयोग करता है, ठीक है। पुरुष प्रकृति को, क्योंकि प्रकृति क्या है, अंधी है, तो पुरुष उसे रास्ता दिखा रहा है, तो पुरुष प्रकृति को रास्ता दिखाने के लिए लेकर के जाता है, इसलिए उससे संयोग करता है। और प्रकृति है वो पुरुष को मोक्ष तक ले जाती है। रास्ता उसे पता है लेकिन वो अंधी है, चलकर नहीं जा सकती, तो पुरुष को कैवल्य तक ले जाने के लिए संयोग कराती है। तो पुरुष प्रकृति से संयोग क्यों करता है, उसे रास्ता दिखाने के लिए। प्रकृति पुरुष से संयोग क्यों करती है, उसे कैवल्य तक ले जाने के लिए। और उनका संयोग किस प्रकार का होता है, पंगु अंधवत, यही बात इसमें बताई है। पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य, इसको ऐसे पढ़ो, पुरुषेण, पुरुषेण पुरुष के द्वारा, प्रधानस्य दर्शनार्थम, पुरुष प्रकृति, पुरुष प्रधान से संयोग क्यों करता है, पुरुष के द्वारा संयोग क्यों किया जाता है, पुरुषेण प्रधानस्य, प्रकृति को, प्रधान को, दर्शनार्थम, दर्शन कराने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए संयोग किया जाता है। पुरुषेण प्रधानस्य दर्शनार्थम, पुरुष तो प्रधान को दर्शनार्थम ले जाता है, दर्शन के लिए ले जाता है। और जो प्रधान है, जो प्रकृति है, उसके द्वारा संयोग क्यों किया जाता है, प्रधानेन पुरुषस्य कैवल्यार्थम, प्रधान जो है वो संयोग किस लिए करती है, पुरुष को कैवल्य तक ले जाने के लिए। तो दोनों का संयोग क्यों होता है, पुरुष के द्वारा संयोग किया जाता है प्रकृति के दर्शनार्थम, प्रकृति को रास्ता दिखाने के लिए, और प्रकृति के द्वारा संयोग किया जाता है पुरुष को कैवल्य तक ले जाने के लिए। यही पर्पज होता है दोनों का संयोग करने का। तो पुरुष और प्रकृति के संयोग का उद्देश्य क्या है, प्रधानस्य दर्शनार्थम, प्रधान के द्वारा रास्ता देखना और पुरुष के द्वारा कैवल्य प्राप्त करना, यही दोनों का संयोग का उद्देश्य है। आगे बात समझ में, पुरुष के द्वारा संयोग क्यों, प्रधान को रास्ता दिखाने के लिए, प्रकृति के द्वारा संयोग क्यों, पुरुष को कैवल्य प्राप्त कराने के लिए, ठीक है। तो यही बात इसमें कही गई है, पुरुषस्य दर्शनार्थम कैवल्यार्थम तथा प्रधानस्य। तो प्रधानस्य के साथ दर्शनार्थम जोड़ दो, पुरुषस्य के साथ कैवल्यार्थम। ये संयोग क्यों होता है, पुरुषस्य कैवल्यार्थम और प्रधानस्य दर्शनार्थम, पुरुष के कैवल्य के लिए और प्रकृति को प्रकृति के द्वारा देखने के लिए ये संयोग होता है। और ये संयोग पंगु अंधवत उभयो अपि संयोग है। ये दोनों का संयोग किस प्रकार का होता है, पंगु और अंधवत, उ से वह हो जाएगा ना, ये होकर के, तो पंगु अंधवत, दोनों का संयोग पंगु और अंधे के समान होता है। यहाँ पे पंगु कौन है, पुरुष, ध्यान रखना, और अंधा कौन है, प्रकृति, ठीक है। और फिर उन दोनों के संयोग से आगे लिखा गया है तत्कृत है, तत्कृत है, प्रकृति और पुरुष के संयोग के कारण क्या उत्पन्न होती है, सर्ग है, सारी की सारी सृष्टि। सृष्टि कैसे उत्पन्न होती है, प्रकृति पुरुष संयोगात, प्रकृति और पुरुष के संयोग से सृष्टि उत्पन्न होती है। आगे बात समझ में, तो प्रकृति और पुरुष का संयोग पंगु अंधवत है और दोनों के संयोग से सर्ग है, सर्ग होता है, सृष्टि उत्पन्न होती है। ये हो गई आपकी 21वीं कारिका। तो यहाँ तक अच्छे से रिवीजन करना, फिर आगे और बढ़ेंगे। धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।